नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मंजरी जी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। आज मुद्दा बहुत ही संगीन है। नेटो ने प्रिपेयर कर लिया न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन रशिया। हवा में बात नहीं कर रहे, पुख्ता सबूत हैं इन चीज़ों के। और जो रोमानिया है उसे यूज़ किया जा रहा है एज अ एयर बेस, ताकि रशिया के ऊपर अटैक किया जाए। अभी उन्होंने, आपको याद होगा कि एक अजरबैजान का एक प्लेन गिर गया था, जिसके ऊपर उन्होंने बोल दिया कि रशिया ने उसे डाउन किया है। दूसरी तरफ से ये बोल रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज किया है, इसलिए हमें नेटो को न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना पड़ेगा, स्ट्राइक करनी पड़ेगी रशिया के ऊपर। हम बार बार पिछले 1.5 महीने से बोल रहे हैं कि बाइडेन कुछ भी करेगा, कुर्सी नहीं छोड़ेगा। और लिब्रांडो की ये एक चाल है कि जिस तरीके से वो रशिया को घेरते जा रहे हैं और अब रोमानिया को एक मोहरा बनाया। इतनी बड़ी डीप स्टेट की चाल है, जिसे आज डिस्कस करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, कितना बड़ा खतरा है और ये जो पूरा सिनिस्टर प्लान है, इसकी जो रूपरेखा है पूरी, प्लीज लोगों को समझाइए कि कितना बड़ा खतरा बन गया है आज की डेट में दुनिया में। सबको नमस्ते। यहाँ पर हम आज थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि हमको टॉपिक को समझना है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि नेटो का उद्देश्य क्या है। ये अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बनाया गया अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ बने हुए देश। एक तरफ कौन है? अमेरिका एक्सेप्ट, दूसरी तरफ यूरोपीय देश। अब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना करके अमेरिका का उद्देश्य था कि उस समय जो उनका प्रतिद्वंदी था यूएसएसआर, उसको काउंटर करना, उसको विजित करना, उसको जीतना है। तो जीतने के लिए अगर मैं जाऊंगा तो मेरे लोग मरेंगे, इसलिए उसने ये कंसोर्शियम बनाया, ये ग्रुप बनाया, ताकि मैं अकेला क्यों मरूं, यूनाइटेड स्टेट के लोग भी, वो यूनाइटेड किंगडम भी आ जाए, फ्रांस भी आ जाए, जर्मनी भी आ जाए, मतलब दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना। ठीक है, ये है नेटो का उद्देश्य, जिसमें उसका एक ही एक विरोधी है, यूएसएसआर, उसको इनको विजयी करना है। अब बाकी सब लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ये देखने के बाद रशिया ने भी अपना, यूएसएसआर ने भी अपना एक कंसोर्शियम बनाया, जिसको कहते थे ईस्टर्न ब्लॉक, या इसका दूसरा नाम था, इसमें जो वहां पे रहने वाले, जो यूरेशिया में रहने वाले देश हैं, उनका नाम था वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, WTO। वॉर्सो पोलैंड का पुराना नाम। तो ये दो गुट बन गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड हो गया नेटो वाला, सेकेंड वर्ल्ड हो गया ये कम्युनिस्ट वाला, रशिया वाला, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम लोग आते हैं। तो 1989 से इन लोगों ने एक चाल चली, जगह जगह रिजाइम चेंज कराए, जिसमें रोमानिया भी एक था। वहां पर भी रिजाइम चेंज करा करके उसको वॉर्सो, WTO, उसका नाम WTO था, WTO ईस्टर्न ब्लॉक से निकाल करके वो नेटो में ले आए। अब रोमानिया की धरती को इस्तेमाल करके वहां पर नेटो का बेस बना करके ये रशिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं, नहीं तो कम से कम डर्टी बॉम्ब यूज करना चाहते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब से के लिए एक स्पेसिफिक पेलोड होता है, मतलब उतनी न्यूक्लियर अमाउंट होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो उसको डर्टी बॉम्ब कहते हैं। ऐसा नहीं है वो न्यूक्लियर नहीं होता, बट न्यूक्लियर अमाउंट जो है बॉम्ब में थोड़ा कम होता है। तो डर्टी बॉम्ब यूज करिए या न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कीजिए, रेडिएशन तो वातावरण में फैलेंगे, बस उनकी स्पैन थोड़ा कम हो। तो इन लोगों का, अच्छा, जो 2 साल से यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, वहां पे डर्टी बॉम्ब यूक्रेनियन आर्मी के डिपो से रशिया ने कवर किए। जब तक रशिया को यूक्रेनियन आर्मी डिपो से ये बॉम्ब नहीं मिले, नैरेटिव रशिया के विरोध में था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने, जब रशिया ने ये फ्लोट किया है 22 के मार्च में, तब से जो है थोड़ा फेवर रशिया के, नैरेटिव रशिया के फेवर में जाना शुरू हुआ है। उससे पहले सब यही मान रहे थे कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है, यूक्रेन रशिया का पार्ट था, सोवियत रूस का पार्ट था, और सोवियत रूस से अलग हुआ तो अलग हुए दो और पार्ट थे। एस्टोनिया एक पार्ट था और दूसरा लातविया था।
एस्टोनिया और लातविया दोनों आज यूक्रेन के उस नेटो के मेंबर हैं। वो रशिया के पार्ट थे और रशिया के विरोध में काम कर रहे हैं। तो ये जब दोनों देश नेटो में चले गए तो रशिया ने एक ही चीज कहा, नॉट यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में उनके स्ट्रेटेजिक वेपन भी बन रहे थे, खेत भी बहुत अच्छे थे। यूक्रेन उनके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके थ्रू वो ब्लैक सी में भी अपना एंट्रेंस बना के रखते थे। पर एज द ग्रीड नीड्स नो बाउंड्स, तो अमेरिका वहां पर भी पहुंच गया। अभी भी नेटो का मेंबर यूक्रेन बनेगा, ये डाइसी है, लेकिन इसी बात के ऊपर लड़ाई चल रही है। और अभी कल शाम की ही बात है कि 1.2 बिलियन के हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं। अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा वो केस है। ये जो पैसा दिया गया है, वो 1.2 बिलियन दिए गए हैं, ये हथियार खरीदने के काम आएंगे। हथियार वो किससे खरीदेगा? अमेरिका से ही खरीदेगा। मतलब बेसिकली जो पैसा दिया गया है वो थोड़ा सा यूक्रेन रखेगा और बाकी सब लौट करके अमेरिका के पास आएगा, जिसके बदले में हथियार जाएंगे। और ये पैसा चूंकि एज लोन दिया गया है, तो बाद में जब यूक्रेन अगर लड़ाई जीत जाता है, इसमें बहुत बड़ा सागर है जो दिख नहीं रहा कि वो लड़ाई जीतेगा, तो अमेरिकन कंपनीज यूक्रेन से वसूलेंगी। ठीक है। तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं किया कि आपने क्या दिया, अपने हथियार दिए, कर्ज दिया, और वो हथियार फूक गए, लड़ाई आप हार गए, और कर्ज उतारने के लिए अपने लैंड आपने, अपने रिसोर्सेस आपने अमेरिका को दे दिए। यूक्रेन की जनता से कोई इस बात का मतलब नहीं है कि वो नेटो का पार्ट बन जाएगा तो उनका जीवन कुछ सुखी नहीं हो जाएगा। और वैसे भी यूक्रेन की जो नेटो मेंबरशिप है अभी भी क्वेश्चन मार्क्स में। इसी सिलसिले में रोमानिया का बात आती है। अब रोमानिया के धरती को बेस बना करके अगर ये न्यूक्लियर अटैक करते हैं, भले ही फ्लाइट से करें या किसी मिसाइल से करें, पलट के रशिया मजबूर हो जाएगा रोमानिया के ऊपर अटैक करने पर। अगर वो अटैक नहीं करता तो ये दूसरा बम फोड़ देंगे रशिया में। तो अपनी रक्षा के लिए अगर रूस रिटेलिएट करता है तो ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा। इससे इनको फायदा क्या होगा कि बाइडेन को एक्सटेंशन मिल जाएगा, घोषित रूप से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी। तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनने की कगार के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्चस्व हो वो केवल अमेरिका का हो। रूस उसको काउंटर बैलेंस कर रहा था, इसीलिए ये रूस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अपनी फिल्मों में और सारे न्यूज चैनल पे हर उस पे ये रशिया को विलन बता रहे हैं। दूसरा, बाइडेन को एक्सटेंशन मिल जाएगा, ट्रंप आने से रुक जाएंगे। तीसरा, अब जो वहां पर रजाइम चेंज करके इन्होंने अपनी पपेट बिछाई थी, उसको बीट करके कैलिन जॉर्जिकू करके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आई एम सॉरी, वो वहां पर इलेक्शन जीत गए हैं। पर जो भारत में नहीं हुआ, मंजरी जी, जैसे रोमानिया है, आपने बोला कि रोमानिया को यूज़ किया जाएगा। भाई रोमानिया तो हमेशा ही रशिया की फेवर का था, और जो जिसका आप नाम ले रही हैं वो तो प्रो रशियन था। तो ये जो इतनी कॉन्स्पिरेसी बता रही हैं कि भी जो ये कैलेंड है, जॉर्ज जिसको जॉर्ज जिसको, तो ये जो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते भी हैं, तो उसके बाद वो सब कुछ रिवर्स भी कर दिया इलेक्शंस को। ऐसे कैसे हो सकता है? मुद्रो भी इलेक्शन जीते थे वेनेजुएला में, वो रिवर्स करने की कोशिश की। चूंकि मुद्रो पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे इसलिए सत्ता संभाल ले गए। शेख हसीना भी बांग्लादेश में इलेक्शन जीती थी, बावजूद इसके कि काफी समय तक वो सत्ता में थी, वो नहीं संभाल पाई, वो आज भारत में शरण लिए हुए हैं। मोदी जी के साथ ये कोशिश करने वाली थी, मोदी जी ने राहुल गांधी की तरफ थोड़ी सीटें खिसका करके वो बच गए। डेमोक्रेसी एक्चुअली इज अ मिथ। जब किसी भी देश के चुनाव में फॉरेन इंटरफेरेंस होता है तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। और जब रिजाइम चेंज कराता है अमेरिका तो डेमोक्रेसी सबसे पहले डस्टबिन में जाती है।
तो डेमोक्रेसी के नाम पे ये सारी चीजें अपने पपेट्स बिछाते हैं, क्योंकि राजशाही को हटाने के लिए, जैसे आप नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया में किम जो उनको हटाने में अमेरिका के पसीने छूट गए हैं, वो अपनी सत्ता पे काबिज है। तो ऐसे लोगों को डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। डेमोक्रेसी में विपक्ष को पैसे दे के खरीद के इंटरवेंशन बहुत आसान होता है। जब ये नहीं भी जीत पाते हैं तो उसे रिग्ड इलेक्शन कह करके ये वहां पर इंटरवेंशन करते हैं। और यही रोमानिया में हुआ है कि वो जनता के मैंडेट को ऑनर नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आदमी गलत है। तो इसके लिए उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, निष्पक्ष जांच की और उसको बरी कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना टूल बना करके इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इन सब की तरफ से प्रेशर डलवा करके दोबारा जांच कराई, जिसमें वो दोषी सिद्ध हो गए। तो बेसिकली ये है कि उनको जेल में डालो, अपना पपेट बैठा लो, फिर वहां के जो एयर बेसेस हैं वहां से रशिया पे अटैक करो। रशिया अगर बम फोड़ेगा तो पहले रोमानिया में फोड़ेगा। रोमानिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री रहा है। तो ये दोनों आपस में लड़े मरेंगे और उधर बाइडेन की कुर्सी सिक्योर हो जाएगी। नो बडी इज बॉम्बिंग अमेरिका। अभी आपने ट्रम्प का एक सुना होगा कि ट्रम्प कह रहे हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे मैक्सिको चाहिए, मुझे कनाडा चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ट्रम्प को ये आइलैंड्स क्यों चाहिए, ये कंट्रीज क्यों चाहिए। अब इसके लिए समझिए, ट्रम्प और रशिया, सॉरी अमेरिका और रशिया नेबर्स हैं। केवल 2.5 मील का अंतर है। आप ग्लोब देखते हैं, एक कोने में रशिया को देखते हैं, एक कोने में अमेरिका को देखते हैं, पर धरती गोल है भाई साहब, चपटी नहीं है। तो वो जो दोनों एंड्स हैं वो पीछे जा करके मिल जाते हैं। तो अब रशिया ने देखा कि ये लोग मेरा मेडिटेरेनियन, सीरिया का क्या जो अभी का एक्सेशन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मेडिटेरेनियन सीज में जो रशिया की एंट्री थी वो बाधित हो जाए। ब्लैक सी में जो हो रहा है वो इसलिए कि वाटर बॉडी से जब वो रशिया को दूर कर देंगे तो उनको लगता है कि रशिया का ट्रेड स्टॉप हो जाएगा। बट रशिया भी रशिया है, वो आइस कटिंग शिप्स की सहायता से आर्कटिक रीजन से कहीं भी पहुंच सकता है। आर्कटिक सर्कल लगा लिया और उसके बाद उसे नीचे आना है। तो दो तरफ से नीचे आ सकता है, एक पैसिफिक के टॉप से नीचे आ सकता है, अलास्का के साइड से वो अमेरिका को अप्रोच कर सकता है, दूसरा वो कनेडियन साइड से कर सकता है, और तीसरा वो ग्रीनलैंड की साइड से कर सकता है। तो इसलिए ये देश, ये आइलैंड अमेरिका को चाहिए ताकि वहां पर अपने स्टेशंस बना करके अमेरिका की मेनलैंड से ये लड़ाई को दूर रख सके। अगर रशिया कोई अटेम्प्ट करता है तो उसको ग्रीनलैंड पे रोक ले, कनाडा पे रोक ले, अलास्का इनका पार्ट है ही, तो वहां पर रोक ले। तो ये भी एक कि एस्केलेशन के केस में मेनलैंड अमेरिका इस सारी थ्रेट से दूर रहे। जी। देखिए मंत्री जी, जैसे आपने समझाया कि ट्रम्प ऑलरेडी लंबी रेस में कूद चुके हैं। डीप स्टेट है, उसने रोमानिया में एक जीता हुआ आदमी को हरवा दिया, या कह दीजिए इलेक्शंस को रिग करवा दिया। ये बोल दिया कि ये इनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट बीच में कूद गया और उसके बाद एक अपना पपेट बिठाने की कोशिश की जा रही है, जिसके थ्रू ये बॉम्ब फेंकेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया के ऊपर, ताकि बाइडन अपनी कुर्सी को बचा सके। ये तो पूरा मुझे निष्कर्ष समझ आ गया। लेकिन आपने देखा कि हर जगह पर ऐसा ही होता है। फिर डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा रोना गाता भी जो ग्राग है वो अमेरिका है, लेकिन किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश नहीं करता। वहां पे गवर्नमेंट्स को गिरवाने में सबसे आगे रहता है। मोदी जी के ऊपर कितने अटेम्प्ट करे हमने देखा है, शेख हसीना हो, इमरान खान हो, अब तो सामने आ गया एक जो सीआईए का एक्स सीआईए का आदमी है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। मैं दिखा नहीं सकता अभी क्योंकि मुझे मना किया गया है यूट्यूब की तरफ से। अगर कोई भी वीडियो करोगे हम वीडियो को चलने नहीं देंगे। उसमें वो साफ साफ बोल रहा है कि भारत और चाइना को कभी भी अमेरिका राइज करने नहीं देगा। हम चाहते हैं कि भारत की चाइना के साथ लड़ाई हो जाए, क्योंकि अगर चाइना बढ़ेगा या नीचे आएगा
जैसे आज आ रहा है, तो कल को भारत ऊपर आएगा। हमें भारत को नीचे करने के लिए कोई ना कोई युद्ध यहां पर शुरू करना पड़ेगा, आइदर विद चाइना और विद पाकिस्तान या बांग्लादेश के थ्रू। कुछ भी करके यहां पे युद्ध करना है, ताकि भारत एक कंपटीशन की तरह खड़ा ना हो जाए अमेरिका के सामने। फिर डेमोक्रेसी, दोस्ती, ये जो जफ्फियां डालने वाला काम है, ये तो सारा एक ढोंग है डीप स्टेट का। पीस प्राइज मिलता ओबामा को, जिसने 6 लड़ाइयां छेड़ी थी। ये इनकी हकीकत है। डेमोक्रेसी की बात करके ही तो डेमोक्रेसी का खून किया जाता है। तो इसीलिए मोदी जी ने PRC, भारत, रूस एंड चाइना, एक ये कंसोर्शियम बनाया है। अभी जब वो रशिया गए थे इसकी ब्रिक्स की समिट में, आपने वो फोटो भी देखी होगी। तो ये इसीलिए बनाया है सो दैट रशिया शुरू से 1940 से अमेरिका का घोषित दुश्मन है। कोल्ड वॉर चली है। आजकल नेटो के बहाने अमेरिका रशिया से लड़ रहा है। बाकी बची 2 कंट्रीज, भारत और चीन। इसीलिए इन लोगों ने ये कंसोर्शियम बनाया है, ताकि चीन हमारे साथ आ जाए। पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, और अभी भी वर्ल्ड की फैक्ट्री, द इंडस्ट्रियल हब ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना टिल डेट। तो हम एक वो कंसोर्शियम बना लेते हैं, जिससे हम तीनों को यूटिलाइज ना कर पाए रशिया एक दूसरे, वो अमेरिका अपने एक दूसरे हित के लिए एक दूसरे के विरुद्ध। लेकिन इस समय क्या है, इट इज अ वॉर ऑन एशिया। सीरिया एशिया में है, यमन एशिया में है, ईरान एशिया में है, जहां पर रोज बमबारी हो रही है। तो इट इज बेसिकली एशिया के रिसोर्सेस के लिए ये लड़ाई हो रही है। और ये जो हम लोगों ने ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है, इसको एक कर लिया है। अमेरिका का हित यही है कि एक लड़ाई होगी, बाइडेन को एक्सटेंशन मिल जाएगा। और वो चाहते तो हैं कि हाँ यहाँ पर प्रोडक्शन हो और अमेरिका को सप्लाई हो, बट स्ट्रेंथ अगर आ जाए इकोनॉमिक या किसी भी तरह की, वो अमेरिका नहीं चाहता। ये गेम अफ्रीका में भी खेला जा रहा है। एक चीज समझिए, जब चाइना को इन्होंने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज दी, तो चाइना के पास डॉलर आ गए। डॉलर बीइंग द मेन करेंसी, तो चाइना ने क्या किया, डिफरेंट कंट्रीज में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। इसकी तरह साथ चाइना ने अपना प्रभाव वहां पर बढ़ाना शुरू किया। अपने हथियार बेचे, अपना फार्मा बेचा, अपना प्रोडक्ट बेचा, अपनी पोजीशन स्ट्रेंथ की। तो चैलेंज कौन हुआ, वहां बैठा अमेरिका। वो 3 ही चीज का तो वो कर रहा था। ऑयल, ऑयल तो ईस्ट से आ रहा है, मेनली गल्फ कंट्रीज से। फार्मा चाइना दे रहा था, हथियार चाइना दे रहा था, तो अमेरिका से कौन खरीदता। तो अमेरिका की चाइना से लड़ाई इसी बात की हुई, क्योंकि अफ्रीका में अमेरिका चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर रहा था, और इसीलिए वो इसको कर्टेल करना चाहता है। अब जब मोदी जी आए, तो उन्होंने भी वैक्सीन मैत्री के साथ यही काम किया। ले लो भाई, गेहूं ले लो। अच्छा, गेहूं ले मत लो, हम तुमको गेहूं उगाना सिखा देते हैं। तो स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। दालें जो हम कनाडा से मंगा रहे, तब हम कनाडा से नहीं मंगा सकते, आप हमारे लिए दालें उगा लीजिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ, अफ्रीकन स्ट्रॉन्ग होने लग गए। एंड वीक अफ्रीका इज वेरी गुड फॉर नेटो कंट्रीज, अमेरिका। क्योंकि सब वहां से सब ले रहे हैं। तो ये आपके रिसोर्सेज और वर्ल्ड डोमिनेंस की लड़ाई है। इसमें जितनी भी लफाजियां हैं, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ टर्म, they don't respect it. Sovereignty is nothing but a term, they don't respect it. Nationality, that means you are loyal to your nation, it is nothing but a term, they don't want it. Nationalistic गाली की तरह बोलते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ टर्म है, और उनका उद्देश्य यही है कि हम उनको बना करके सामान जो उनको चाहिए वो कौड़ियों के भाव दे दें, वो बदले में हमको 2-4 हथियार पकड़ा दें, जैसे सूडान में कर रहे हैं। सूडान इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सूडान एक ऐसी कंट्री है जो सोने की, जहां पर मट्टी में सोना है, और इसके बावजूद सूडान इतना गरीब है कि वहां पर खाने के लिए नहीं है। और सूडान इस समय सिविल वॉर में उलझा हुआ है। 2 गुट बना दिए अमेरिका ने। उनकी आर्मी, उनके एक पुलिस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे लड़ रही है। अमेरिका थोड़े से हथियार दे करके सारा सोना ले जा रहा है।
इनका गेम क्या होता है, यही गेम इन्होंने सीरिया में वो किया। एचटीएस ने आक्रमण किया, एचटीएस को इन्होंने कुछ हथियार दिए। कितने दिए कि वो आक्रमण करने के बाद लगभग वो हथियार खत्म हो जाए। अब आक्रमण किया, सीरिया जीता, अब हथियार उसको चाहिए वहां पर अपना सस्टेनेंस बनाने के लिए। देन कम्स अमेरिका विद हिज कंडीशन, ये करोगे तो हथियार मिलेंगे, वरना लोग वहां के तुम्हें मार देंगे। तो अब यहां से बार्गेनिंग पावर उनकी शुरू होती है कि या तो हमारी बात मान लो, ठीक है, वरना तुम्हारे लिए दी एंड है। यू वर विनर फॉर 2 months, 3 months। जीत लेना किसी लैंड को आसान है, उसके ऊपर कब्जा बनाए रखना मुश्किल होता है। एंड जब आप कब्जा बनाने के पॉइंट तक आते हैं, तब तक आपके हथियार खत्म हो चुके होते हैं, अमेरिका की बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाती है। And democracy goes in dustbin along with the sovereignty, along with the peace and culture and peaceful life of the people. Everything is on the table। 4 हथियारों के लिए सब कुछ बिक रहा हो। जी। मंजरी जी, ये बोलते हैं कि भी ट्रुथ, जस्टिस, फ्रीडम, ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे, और डिसमेंटलिंग ऑफ डेमोक्रेसी हर जगह पे है। भारत के साथ भी इन्होंने पूरी कोशिश करी है, अभी भी लगे हैं। अगर आप राहुल गांधी की बात सुने, संविधान खतरे में है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप हो गई है, डेमोक्रेसी खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, माइनॉरिटीज खतरे में है, ह्यूमन राइट्स खतरे में है, बेसलेस एक्विजिशंस हैं एक कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि वो नेशनलिस्ट है। मोदी जी राष्ट्रवादी हैं, तो उसके खिलाफ वो सारे काम किए जा रहे हैं। और ये स्टूच राहुल गंदगी गंदगी ही है, क्योंकि गंदगी फैलाने के लिए इसे डीप स्टेट ने यहां बिठाया है। दूसरा कैंडिडेट केजरीवाल अभी दिल्ली के लिए हाथ पैर मार रहा है। हर रोज देखिए एक्विजिशंस हैं दिल्ली में बीजेपी के ऊपर, और खुद एक भी काम नहीं किया। 10 साल से सीएम था, तो बोल रहा है अभी कि मैं काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जेल हो गई थी। ओ भाई, 10 सालों में 2 महीने की जेल हुई है, और तुमने 10 साल का चिट्ठा खोल दिया कि मैं कोई काम नहीं कर सका क्योंकि मैं जेल में था। यानी कि ये सारा बेट्रेयल जो देते हैं ये डीप स्टेट वाले एक कंट्री के साथ, वही कुछ वो रोमानिया के साथ कर रहे हैं। और रोमानिया को मोहरा यूज कर कर ये रशिया के ऊपर अब काबिज होना चाहते हैं, और चाइना को और भारत को ये नीचे दिखाना चाहते हैं, ये नीचे करना चाहते हैं। इस तरह से तो अमेरिका अपनी दादागिरी रखना चाहता है, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया ये तो, कि एक ही दादा रहे, बाकी किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड इज द ओनली सॉल्यूशन। जैसे भारत में बहुत सारे कल्चर्स हैं, देखिए भारत क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। जो समीकरण चुनाव के बंगाल में है, उड़ीसा में बदल जाते हैं। ये आदि क्या है, अगर बंगाल को फ्रांस के साइज का मान लें, तो फ्रांस जीता तो एक देश जीत लिया, लेकिन बंगाल जीत के तुमने क्या किया, एक स्टेट जीता जिसको सेंटर वापस ले लेगा। तो जो हमारी मल्टी कल्चरल अप्रोच है, जो डाइवर्सिटी है हमारी, वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई। सेकेंड स्ट्रेंथ हमारी, मोदी हमेशा कहते थे कि 140 करोड़ ताकत है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की डीप स्टेट की औकात नहीं है। तो हमारी मैसिव पॉपुलेशन हमारी दूसरी ताकत बन गई। तो इसीलिए जो है कम बच्चे अच्छे, डिंग्स, डबल इनकम नो किड्स, ये इनके हथियार थे। वोकिज्म इनका हथियार था। तो आपको अपनी कल्चरल रूट्स की तरफ जाना है, अपनी डाइवर्सिटी को बचाना है, विश्व में और ये कह लीजिए पावर सेंटर्स बनाने हैं। जो आपके देश हैं जिनको इन लोगों ने, जैसे बुर्किना फासो है, सूडान है, लोगों ने नाम भी नहीं सुने हैं, बट दे आर मिनरल रिच कंट्रीज। इनको ऊपर उठाना है, इनको डेवलप करना है, इनके लोगों को पढ़ा लिखा करके, ट्रेन करके समझदार बनाना है, ताकि वो अपना भला बुरा सोच सके, अपने देश को चला सके। नेशनलिज्म जिसको ये गाली की तरह लेते हैं, उसको उभार के लाना है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या देश अपने लिए हित के लिए नहीं सोचेगा, तो वो दूसरे के हाथ में खेलेगा। तो वो जो भारत की क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही इनको रोक रही है। मैसिव साइज, आपको अगर आपका देश छोटा है तो आपको कंसोर्शियम बनाना है। मालदीव और बांग्लादेश जैसी बेवकूफियां नहीं करनी है कि अपने से बड़े से पंगा ले लिया और उसके बाद ये भी कह दिया कि हम आपको जीत लेंगे। या एंड दूसरी एक चीज ट्रंप ने जो बोली थी कि मुझे ग्रीनलैंड कनाडा चाहिए,
मेक्सिको चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि अब जो सीमा रेखाएं हैं वो बदलेंगी। Boundaries will change and people will have to extend their boundaries. भारत में आपने देख लिया, हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र किया ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम पे, फिर स्वतंत्र कराया, बांग्लादेश बनाया, लेकिन आज भी बांग्लादेश भारत के लिए एक मुसीबत है। तो अब अगर आपको शांति से रहना है तो आपको अपनी भूमि वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वरना अगर आप सब कुछ ठीक कर देंगे, फिर स्वतंत्र कर देंगे, 30 साल बाद ये फिर मुसीबत बना आपके सामने इसी तरह से तैयार होगा। आपको इसकी इकोनॉमी चलानी है, आपको इसकी सुरक्षा देनी है, तो भाई आपका लॉबी यहाँ चल जाए तो बात खत्म हो जाए। एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह से तो ये रह सकता है, इंडिपेंडेंट कंट्री की तरीके से ये हमेशा मुसीबत रहेगा। सेम गोज फॉर मालदीव्स, सेम गोज फॉर श्रीलंका, सेम गोज फॉर मलेशिया। ये सारी जगहें आप ये देखिए कि आप भारत ही इनको चलाता है, टूरिस्ट से लेके सुरक्षा तक सब भारत देता है। ये कंट्रीज अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, ना इनके पास इतना एरिया है, ना इतने पॉपुलेशन है, ना इतने रिसोर्सेज हैं। हर चीज के लिए जब ये भारत का भाग है तो ये भारत का पे निर्भर है, तो ये भारत का भाग बन जाए, इसी में ठीक है। आज फिलीपींस को चाइना हूल दे रहा है, ओके, फिलीपींस का हेल्प कौन करेगा? अमेरिका नहीं कर रहा, भारत ही कर रहा है उसकी सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखने में। तो एक छोटा सा, जो ये बहुत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट है जो अक्सर एनिमी कंट्री के लिए चारा बन जाते हैं, इनको अपना भाग बना करके उनको सुरक्षा देना, यही अकेला वो है। और भारत जैसे यहाँ उठ रहा है, उस तरीके से अफ्रीकन नेशंस को भी अपने कंसोर्शियम बनाने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग जो देश हैं बन जाते हैं, उनको अपनी बाउंड्रीज बढ़ानी पड़ेंगी और उसके बाद इकट्ठे होकर के मुकाबला करना होगा, क्योंकि ये जो डीप स्टेट है ये कहीं नहीं रुकेगा जब तक ये पूरी तौर पे नस्तनाबूद नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है। मुझे लगता है आज आकर मुझे समझ आया कि मोदी जी जो अफगानिस्तान में जाकर लाइब्रेरियां खोल रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने पार्लियामेंट खोल दी, वहाँ पर उन्हें वीट और राइस उगाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पॉपी कल्टीवेशन को बंद कीजिए, आप वहाँ पर चावल उगाइए, आप गंदम उगाइए जिसको हम गेहूं बोलते हैं, ताकि आपको किसी के ऊपर मोहताज ना रहना पड़े। आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह खुद ही अपने कंट्री को आगे चला सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन अफ्रीका ऑल्सो। और ग्लोबल साउथ में वही सारे 130 छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिन्हें यूज किया गया एक पॉन की तरह एक चेस बोर्ड के ऊपर। और आज मोदी जी उन सबको इकट्ठा करके बोलते हैं आइए मिलकर एक ब्लॉक बनाए, ताकि आपको किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। हम इस डीप स्टेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आज का मुद्दा था वो यही है कि ये जो डीप स्टेट है ये एक ही चीज चाहता है कि कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट रहे हमेशा ही, और ये कंट्रीज को ही नहीं, जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो हमारी जिंदगियां भी ये कंट्रोल करने लग जाते हैं। हमारा जो माइंड सेट है उसे भी कंट्रोल कर लेते हैं। सारा टाइम हम नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं, एक अनसर्टेनिटी रहती है कि कल को क्या होगा हमारे कंट्री के साथ, हमारे घर के साथ और हमारी लाइफ के साथ। और जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी उतना हमें यूज करना इनके लिए आसान हो जाएगा, एज अ कंट्री ऑल्सो एंड एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो। और इसके लिए इसको तोड़ने का तरीका एक ही है जो मंजरी जी ने समझाया, हमें अपने आप को ही सक्षम करना पड़ेगा। हमें मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने लाइफ को और अपनी कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बिना हम डीप स्टेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ नहीं सकते। थैंक यू मजरे जी। आज का टॉपिक वॉज रियली रियली डीप। आपने शुरू में ही वार्न कर दिया था कि आज स्लोली करना पड़ेगा, ये जल्दबाजी में नहीं होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।